नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग रीट में आने वाली रसायन विज्ञान स्टडी कर रहे थे। इस रसायन विज्ञान में मैं आपको परमाणु और अणु के बारे में बता रही थी। कल की जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने परमाणु के मूल कणों के बारे में स्टडी किया था। मूल कण कौन से थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इनका अरेंजमेंट कैसे हुआ कि भाई ये प्रोटॉन, हम तीन, वो तो आ गए कि तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, इनके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे। तो आज हम उस परमाणु संरचना के ही मॉडल पढ़ेंगे कि इस परमाणु में ये जो मूल कण है ये किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमसे स्लिम मिस्टेक्स हो ही जाती है, हम वो नहीं कर पाते हैं। तो अब मेरे साथ आप लोग इसको पढ़िए, आप वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु मॉडल, परमाणु संरचना। पहला परमाणु मॉडल पढ़ेंगे हम। देखो हम कौन कौन से परमाणु मॉडल दिए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो मैं नाम बता देती हूं आपको। परमाणु मॉडल, पहला परमाणु मॉडल था जे थॉमसन का। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा मॉडल था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तीसरा परमाणु मॉडल था बोर का परमाणु मॉडल। और चौथा था सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। ये आप मॉडल पढ़ते हो, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित जो परमाणु मॉडल है वो बोर मॉडल है, और सबसे पहला परमाणु मॉडल है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया है। क्या कहा गया? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। ये जो मॉडल था ये 1898 में दिया गया था। जे थॉमसन का मॉडल, जाहिर सी बात है जे थॉमसन ने दिया था। सबसे आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1898 में दिया था। इस मॉडल को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि तरबूज मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था।
प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। परमाणु का सबसे पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। अब ये तो थे कि इस मॉडल को क्या क्या कहते हैं और किसने इसको दिया था। क्या कहा था जे थॉमसन ने? जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो होता है वो गोलाकार धनावेश होता है। क्या होता है? गोलाकार धनावेश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा परमाणु गोलाकार धनावेश होता है? जे थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है? धनावेशित गोलाकार होता है। परमाणु धन आवेशित गोला है या गोलाकार होता है। पहली बात। धन आवेशित गोला है। परमाणु धन आवेशित गोला है। क्लियर? और इस गोले में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही होते हैं जैसे तरबूज का जो लाल कलर का सरफेस है वो तो क्या है? परमाणु। और उसमें कहीं कहीं पे जो हमें बीज, काले कलर के जो बीज दिखाई देते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इसको कौन सा मॉडल नाम दिया? तरबूज मॉडल नाम दिया। एक क्रिसमस पे एक केक बनता है जिसको प्लम पुडिंग कहते हैं। ये एक मिठाई का ही एक रूप है। उस मिठाई में भी प्लम बेस होता है और इस बेस में कहीं कहीं पे पुडिंग जो है वो लगी हुई रहती है। इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। क्या है कि गोलाकार सरफेस होता है परमाणु और इस गोलाकार सरफेस पे कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें उसी प्रकार से रहते हैं जैसे तरबूज में काले बीज उपस्थित होते हैं। तो क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स परमाणु में उसी प्रकार से रहते हैं, उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज। तरबूज में जिस तरीके से बीज व्यवस्थित होते हैं वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी व्यवस्थित होते हैं उस परमाणु के अंदर। अब परमाणु का आकार इन्होंने कितना बताया? परमाणु का ये जो गोला लिया या इसका आकार कितना कहा? 10⁻⁻10 मीटर। यदि मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगी तो इसको 100 से क्या करना पड़ेगा मुझे? मीटर को 100 से, इस मीटर जो है वो सेंटीमीटर छोटी है और हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। मुझे सेंटीमीटर में बदलना है किसी चीज को तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाता है मेरे पास? 10⁻⁻8। 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया, बेस सेम होती है तो ये क्या आ गया? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ये किसके इक्वल है? 1 एंगस्ट्रॉम। मीन्स परमाणु का जो आकार होता है वो एंगस्टन कोटि का होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि परमाणु का जो आकार है वो एंगस्टन कोटि का होता है। अब
इसकी कमियां थी। भाई ये तो कोई मॉडल ही नहीं हुआ कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से, तो इसकी बहुत सारी कमियां थी। तो कमियां क्या थी कि इसने परमाणु में धनावेश और ऋणावेश, परमाणु में धनावेश मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बारे में तो कहीं बात ही नहीं की। केवल क्या किया कि एक गोला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, तो इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। क्लियर। उसके बाद ये फेल भी हो गया था कि जब रदरफोर्ड ने अपना स्वर्ण अल्फा कणों का जो स्वर्ण प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये फेल भी हो गया था। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वो मॉडल क्या कहता है। इसमें एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश बराबर होता है, इसलिए ये पूरा जो है वो उदासीन होता है। क्या कहा इन्होंने कि परमाणु में जो धनावेश, बाहर वाला जो धनावेश है वो, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का ऋणावेश है वो इक्वल होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु में धनावेश व ऋणावेश समान होता है। समान होगा तो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। परमाणु उदासीन होगा। कमी क्या रही, कमी इसकी यही रही कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के वितरण को नहीं समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से इसमें व्यवस्थित रहते हैं, इनके बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। अब हम दूसरा मॉडल पढ़ेंगे। दूसरा मॉडल कौन सा था, रदरफोर्ड का मॉडल। इस मॉडल को हम अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा मॉडल। आपको ये डाटा भी याद रखना है कि परमाणु का आकार कितना होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आगे मैं न्यूक्लियस का साइज भी बताऊंगी, वो डाटा भी आपको याद रखना है। बहुत बार परमाणु का आकार पूछता है, न्यूक्लियस का साइज पूछता है, मीन्स नाभिक का आकार पूछता है, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे वो नाभिक का आकार भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। दूसरा मॉडल पढ़ रहे हैं हम, रदरफोर्ड का मॉडल। इस मॉडल का दूसरा नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। अब सबसे पहले हम इस अल्फा कण के बारे में समझते हैं कि अल्फा कण क्या होते हैं, क्योंकि बहुत बार अल्फा कण के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि अल्फा कण पे कैसा आवेश होता है, अल्फा कण जो है वो किसकी तरह होता है, अल्फा कण का कितना द्रव्यमान होता है, इनके बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अल्फा कण को हम हीलियम के नाभिक के समान होता है। अल्फा कण किसके इक्वल होता है, हीलियम के नाभिक के समान होता है। जब नाभिक के समान है, देखो याद रखने की बात, सिर्फ इतना सा याद रख लो, बाकी चीजें इसी में से निकल के आ जाएंगे। जब हीलियम के नाभिक के समान है, नाभिक में कैसा आवेश होता है, धनावेश, तो अल्फा कण पे भी कैसा आवेश होगा, धनावेश। हीलियम के नाभिक का, क्योंकि द्रव्यमान में कौन भाग लेता है, नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पे इसका द्रव्यमान कितना है, 4 AMU। तो अल्फा कण का द्रव्यमान भी कितना होगा,
4 AMU। एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, 4 AMU होता है। यहां से आपको सारी चीजें आ गई कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, अल्फा कण पे आवेश कौन सा होता है, और अल्फा कण होते क्या है, हीलियम के नाभिक के समान होते हैं। उसके बाद अल्फा कण जो है वो किसकी ओर जाएगा, भाई इसके ऊपर धनावेश है तो ये कौन सी प्लेट की तरफ जाएगा, धनावेश वाली प्लेट की तरफ जाएगा या ऋणावेश की प्लेट की तरफ जाएगा, ये किसकी तरफ जाएगा, धनावेश ऋणावेशित प्लेट की ओर जाता है। तो अल्फा कण ऋण आवेशित प्लेट की ओर जाते हैं। और किससे विक्षेपित होंगे अल्फा कण, धनावेश से, क्योंकि धनावेश है तो जैसे ही इसको कोई धनावेश और मिलेगा उस धनावेश से ये क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। तो अल्फा कण किससे विक्षेपित होते हैं, भाई सेम चार्ज होगा तो ये क्या होंगे, विक्षेपित हो जाते हैं। सेम चार्ज होगा तो ये क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो किससे विक्षेपित होंगे, धनावेश से। ये सारी कहानी हमने अल्फा कणों के बारे में पढ़ ली। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्फा कण का द्रव्यमान क्या है, या आपको हीलियम का द्रव्यमान याद है तो जो हीलियम का द्रव्यमान है वो ही अल्फा कण का द्रव्यमान है। हीलियम की नाभिक के समान होता है, इसके ऊपर धनावेश होता है, और ये जो है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर जाते हैं, क्योंकि धनावेश है तो ऋणावेशित प्लेट की ओर जाएंगे, और ये धनावेश से विक्षेपित होते हैं। यहां तक की कहानी अब हमने पढ़ ली। अब रदरफोर्ड ने इस अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल में क्या किया, उन्होंने एक सोने की बहुत पतली परत ली। अब सोने की ही पतली परत क्यों ली, बहुत बार, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड मॉडल में कौन सी धातु काम में ली गई। पहली बात क्या ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड के मॉडल में कौन सी धातु काम में ली गई, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी, सोने की, मीन्स सोना, और सोने को हम AU से डिनोट करते हैं, फिर गोल्ड। क्या ली, सोने की पतली परत। सोने की पतली परत क्यों ली, सोना ही धातु क्यों लिया गया, क्योंकि सोने की आघातवर्धनी और तन्यता सबसे ज्यादा होती है, तो बहुत पतली परत बनाई जा सकती है। क्या कहा मैंने कि सोने की जो है वो आघातवर्धनीता, जिसको पीट पीट के चादर की रूप में ढाला जा सकता है, ये प्रॉपर्टी धातु की क्या कहलाती है, आघातवर्धनीता। तो सोने की जो आघातवर्धनीयता और तन्यता है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इन्होंने क्या ली, सोने की पतली परत ली। इस सोने की पतली परत पे, ये सोने की पतली परत है, मैं गोल्ड प्लेट लिख देती हूं यहां पे। इस सोने की पतली परत पे अल्फा कणों की बौछार कराई। क्या कराई, अल्फा कणों की इस पे बौछार कराई गई, और फिर इनसे जो ये कण बाहर निकल रहे हैं इनको एक इस सोने की परत के इस इधर की साइड क्या लगा दिया, पर्दा लगा दिया, और इस पर्दे पे जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का जब हमने खोज पढ़ी थी या कैथोड किरणें और एनोड किरणों के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने यही कहा था कि वहां पे क्या लगाया गया, भाई जो किरणें निकल रही हैं उन किरणों का हमें पता क्या चलेगा कि ये किरणें कैसे हमें दिखेंगी तो नहीं, तो कैसे पता लगाया कि जिंक सल्फाइड की परत चढ़ा के, तो यहाँ पे भी क्या लगा दी गई, जिंक सल्फाइड की ये परत लगा दी गई।
जिंक सल्फाइड की परत की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जिंक सल्फाइड पे जब कोई किरण गिरती है, जब कोई कण आके टकराता है, तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। क्या होती है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड का लेप लगाया इस पर्दे के ऊपर। याद रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रदरफोर्ड मॉडल में जो पर्दा काम में लिया उस पे कौन सी किसकी परत चढ़ाई गई? आपको पता होना चाहिए, जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई गई। क्यों चढ़ाई गई? क्योंकि जिंक सल्फाइड से जब भी कोई किरण टकराती है तो वो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या हुआ? अल्फा कणों की बौछार की गई इस पे, और ये जब बौछार करने के बाद इन अल्फा कणों को इस पर्दे पे लाया गया और देखा कि क्या हो रहा है। बहुत सारे, अधिकांश कण तो अल्फा के अधिकांश कण तो बिना अपनी मार्ग में कोई रुकावट आए ही सीधे ही चले गए। कोई भी रुकावट नहीं आई, सीधे ही अपने मार्ग में चले गए। और बहुत कम कण ऐसे थे जो इसके भाग से टकराए और विक्षेपित हो गए। क्या कहा? विक्षेपित हो गए, अपने पथ से थोड़े से विक्षेपित हो गए। बहुत कम कण। और लगभग 2000 कणों, 20,000 कणों में से, लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो इसके भाग से टकराया और वापस पीछे उसी मार्ग से लौट आया। ये तो वैसी ही कहानी हो गई जैसे हम किसी बहुत पतले पेपर पे एक लोहे का गोला दागते हैं और वो लोहे का गोला जो है उस पेपर को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वापस अपने उसी पथ में आ जाए। मीन्स इससे जो टकराया गया है कहीं ना कहीं वो बहुत ही प्रबल आवेश है जो कि प्रतिकर्षण उत्पन्न कर रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत प्रबल आवेश है जो क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण उत्पन्न कर रहा है। क्लियर? एक्सपेरिमेंट में उसके क्या क्या निष्कर्ष ऑब्जर्वेशंस हुए वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक्सपेरिमेंट क्या क्या? अल्फा कणों की बौछार की गई, किसके ऊपर? गोल्ड की प्लेट के ऊपर, पतली परत पे, और इनसे जो कण बाहर निकल रहे थे उन कणों को जिंक सल्फाइड के पर्दे के ऊपर लिया गया। अब इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुए? क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुए कि अल्फा कण के अधिकांश, अल्फा जो कण है उसके अधिकांश कण तो इस परत में से बाहर निकल गए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के। तो ये क्या कहता है? ये बताता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। निष्कर्ष पहला, अधिकांश अल्फा कण बिना किसी रुकावट के बाहर निकल गए। बाहर निकल गए मीन्स क्या निष्कर्ष निकला इससे? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। यदि खोखला नहीं होता तो टकराता, तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला होता है। कुछ अल्फा कण जो है वो अपने पथ से विचलित हो गए, मीन्स वो इससे टकराए, टक्कर के बाद विक्षेपित हो गए, पथ से विचलित हो गए। कुछ
अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए। जब ये अपने पथ से विचलित कब होंगे? जब इससे कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा, मीन्स परमाणु का आवेश, परमाणु का जो धनावेश है वो इससे टकराएगा, तभी तो ये अपने पथ से विचलित हो जाएंगे। जो इसके बिल्कुल पास वाले, ये नहीं, जो मान लो ये नाभिक है तो इसके कोई यहां से कण गया और वो यहां टकराया, तो टक्कर के ये जो नाभिक है यहां से गया, इसके बिल्कुल इसके पास में टकराया, टकराने के बाद वो थोड़ा सा इस तरीके से डाइवर्ट हो गया, हल्का सा डाइवर्ट हो गया, ऐसे हो गए। तो कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए, मीन्स ये परमाणु के धनावेश, परमाणु में धनावेश होता है। क्या बताया? परमाणु के कुछ भाग में धनावेशित भाग होता है। परमाणु के कुछ भाग में धनावेश होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था कि 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो इसके वापस अपने पथ पे लौट आया, इससे टकराया और टक्कर के बाद ये वापस वैसे ही लौट आया। तो ये क्या कहा, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो भी सारा धनावेश है वो एक केंद्र बिंदु में ही केंद्रित है। परमाणु का सारा धनावेशित जो है वो उसके केंद्र में ही निहित होता है। तीसरा, लगभग 20,000 कणों में से एक कण वापस लौट आया, एक कण वापस लौट आया। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश केंद्र में ही निहित होता है। और इस केंद्र को ही, धनावेशित केंद्र को ही क्या कहा? न्यूक्लियस कहा, नाभिक कहा। किसने? तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। कौन से मॉडल के तहत की? अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल के तहत की गई। क्लियर यहां तक? तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। और इस नाभिक का साइज भी हमें पता होना चाहिए कि नाभिक का आकार कितना होता है, क्योंकि मैंने एक डाटा तो आपको थॉमसन मॉडल में याद करने के लिए बोला था कि परमाणु का आकार आपको याद होना चाहिए। परमाणु का आकार एंगस्टन ऑर्डर का होता है। अब हम नाभिक का आकार देखेंगे। नाभिक की खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद हो जाना चाहिए। नाभिक का आकार जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 की पावर -15 मीटर, या सेंटीमीटर में लिखेंगे 10 की पावर -13 सेंटीमीटर,
या 1f। ये जो f है ये फर्मी है, ये f क्या कहलाएगा? फर्मी। और वहां पे ए क्या था? एंगस्ट्रॉम। तो नाभिक के आकार जो है वो फर्मी ऑर्डर का होता है। फर्मी कोटि का होता है। वन फर्मी जो होता है वो होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻⁻15 मीटर। याद रख लेना, नाभिक का आकार जो है वो फर्मी ऑर्डर का होता है और वो इतना होता है। अब हम इसकी एक ही कमी थी, इसने भी सब चीजें तो बता दी लेकिन कि भाई न्यूक्लियस यहां होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसने इस मॉडल को वैसा ही मॉडल नाम दिया जैसा हमारा सौर मॉडल होता है। सौर मॉडल में भी क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो यहां पे भी क्या है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और इन जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहा गया? वर्ताकार जो पाथ है, इस पाथ को क्या कहा गया? कक्षा कहा गया। अब आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैक्सवेल ने ये कहा था कि जब भी कोई आवेशित कण जो है वो जब चक्कर लगाता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है। ध्यान से सुनना, मैक्सवेल के अनुसार अब मैं बता रही हूं आपको रदरफोर्ड मॉडल के कमियां। क्या कमियां रह गई थी? पहली कमी तो ये थी कि इन्होंने परमाणु के स्थायित्व को नहीं बताया, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की। और दूसरी कमी थी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के वितरण को भी नहीं समझाया था। दूसरी कमी क्या रह गई थी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के वितरण के बारे में भी नहीं बताया था। अब हम पढ़ते हैं कि स्थायित्व की व्याख्या कैसे नहीं की। देखो, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई आवेशित पार्टिकल्स जो है जब वो मूव करता है, चक्कर लगाता है, तो वो विकिरणों को उत्सर्जित करता है। लगातार विकिरण उत्सर्जित होंगे। जब इससे लगातार विकिरण उत्सर्जित होंगे तो ये अपने पाथ को छोटा करता हुआ लाएगा। पाथ छोटा होगा, भाई इसकी एनर्जी कम होती हुई जा रही है। जैसे जैसे एनर्जी कम होगी ये वैसे वैसे न्यूक्लियस के पास आना शुरू हो जाएगा। पहले मान लो ये इस में चक्कर लगा रहा था, फिर एक चक्कर में इसकी एनर्जी कम हुई, फिर ये यहां पे आया, फिर और एनर्जी कम हुई, ये यहां आया, और एनर्जी कम हुई, ये यहां, और लास्ट में अंत में ये कहां पे समा जाए? न्यूक्लियस में समा जाता है ये इलेक्ट्रॉन्स। किसके अनुसार? मैक्सवेल के अनुसार। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल ने ये कहा था कि जब भी कोई आवेशित कण चक्कर लगाता है तो वो लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करता है। विकिरण उत्सर्जित होंगी मीन्स इससे क्या हो रही है? ऊर्जा निकल रही है बाहर। ऊर्जा निकलेगी तो इसकी क्या होगी? एनर्जी या ऊर्जा में कमी आएगी तो इसका जो पहले पाथ था वो पाथ नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो पाथ
क्या होगा, कम होता हुआ चला जाएगा। पहले बड़ा चक्कर लगा रहा था, फिर छोटा चक्कर लगाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा कमी हो गई, फिर और भी छोटा बन जाएगा, फिर और भी छोटा बन जाएगा, और अंत में एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में समा जाएगा। लेकिन तो फिर परमाणुओं का अस्तित्व ही खत्म हो गया, परमाणु का स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते लगाते इस नाभिक में समा जाए। इनकी कमियों को दूर करने के लिए तीसरा मॉडल आया, बोर मॉडल। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।